हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हम आज ऑर्डर 7 पढ़ रहे हैं सीबीसी का प्लांट, जिसमें हम रूल 1 से लेकर रूल 13 तक पढ़ेंगे। सबसे पहले रूल 1 क्या कहता है? रूल 1 कहता है पार्टिकुलर्स टू कंटेन इन प्लेंट। कौन से पार्टिकुलर्स प्लेंट में होने चाहिए? सबसे पहले कहता है नेम ऑफ द कोर्ट होना चाहिए, कोर्ट का नाम। फिर नेक्स्ट कहता है जो कि प्लेंटिव है उसका प्लेंटिव का नाम होना चाहिए, जहाँ पर वो उसकी रेजिडेंसी है, रहाइश है, वो होना चाहिए। फर्स्ट में कोर्ट, सेकंड में प्लेंट, थर्ड में कहता है डिफेंडेंट का नाम होना चाहिए। एक डिफेंडेंट है, जितने भी डिफेंडेंट हैं उन सब के नाम होंगे, ठीक है। और उनकी जो जहाँ पर वो रहते हैं वो जगह का नाम होगा, ठीक है। फोर्थ में क्या कहता है? अगर प्लेंटिव या डिफेंडेंट माइनर है, अगर माइनर कोई प्लेंटिव या डिफेंडेंट है उनका डिस्क्राइब किया जाएगा। फिर 5 पे कहता है जो कि काज ऑफ एक्शन, जो फैक्ट्स होते हैं, जो काज ऑफ एक्शन अराइज होते हैं, काज ऑफ एक्शन लिखे जाएंगे, ठीक है, अपने दावे में। फिर नेक्स्ट क्या होगा? 6 नंबर पे कहता है कि जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए, कि जिसको जो काज ऑफ एक्शन आपकी अराइज हो रही है, जो फैक्ट अराइज हो रहे हैं, वो कोर्ट के पास उसकी जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए जिस कोर्ट में आप अपना दावा दायर कर रहे हो, ठीक है। फिर रूल 7 में क्या ये 7 पॉइंट में क्या कहता है? रिलीफ विच द प्लेंटिव क्लेम, यानी कि जो रिलीफ आप मांग रहे हो वो रिलीफ आपने लिखने हैं। फिर 8 क्या है कि सेट ऑफ अगर आया हुआ है तो वो जो कि सेट ऑफ का जो सेट ऑफ कौन करता है? डिफेंडेंट ही सेट ऑफ मांगते हैं, तो सेट ऑफ का जवाब फिर यानी कि उसका जवाब भी डिफेंडेंट देगा, ठीक है। अगर कोई पार्ट जो है क्लेम का कोई पार्ट रिलिंग्विश कर दिया है, छोड़ दिया गया है, तो वो भी इसमें लिखेगा। फिर रूल 9, ये 9 पॉइंट क्या कहता है? वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जो वैल्यू है सब्जेक्ट मैटर की, यानी कोर्ट फी वो भी होनी चाहिए और कोर्ट फ़ी होनी चाहिए, कोर्ट फ़ी भी लिखी होगी, ठीक है। टोटल ये 10 चीज़ें हैं कि क्या होगा? पार्टिकुलर्स ऑफ प्लेंट, जिसमें कोर्ट का नाम होगा, बाअदालत जनाब, सिविल जज, तो वो सिविल जज जो भी है वो कोर्ट का नाम होगा, ठीक है। तो फिर प्लेंट जो भी है उसका नाम होगा। फिर डिफेंडेंट का नाम होगा, डिफेंडेंट जहाँ पर रहता है उसकी जगह का नाम होगा। अगर माइनर है प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, उसका नाम होगा। जहाँ जब काज ऑफ एक्शन एराइज होते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल एक जो औरत है वो दावा कर रही है कि मुझे मेरे हस्बैंड ने मारा और मुझे फिर इस दिन को घर से निकाल दिया, तो ये क्या होंगे? ये काज ऑफ एक्शन है कि उसको घर से निकाल दिया, ठीक है। फिर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, कि कौन सी कोर्ट के पास वो जुरिस्डिक्शन है, फैमिली कोर्ट के पास है, तो वो उसमें होगा कि कोर्ट को इख्तियार समात हासिल है, ठीक है, ये जुमला होता है। फिर जो रिलीफ मांगी जा रही होती है तो वो एंड में इस्तदा लिखी जाती है कि मुझे जो मैं दावा मैंने किया हुआ है वो मैं बाहक है दावा और मेरे हक में किया जाए, तो वो जो रिलीफ होता है वो स्टेट में लिखी जाती है। फिर अगर सेट ऑफ का कोई हो, तो अगर सेट ऑफ किया हुआ हो, तो अगर कोई क्लेम वगैरह रिलिंग्विश किए हो तो उनका लिखा जाएगा। फिर कोर्ट की जो फीस होती है वो, या वैल्यू, और वैल्यू जो होती है पिक्यूनरी वैल्यू, वो होनी चाहिए। कोर्ट की फ़ीस भी उस अपने दावे में लिखनी चाहिए, ठीक है। फिर रूल 2 देख लेते हैं। रूल 2 क्या कहता है? इन मनी स्यूट, अगर मनी स्यूट यानी कि पैसों से रिलेटेड दावा हो, तो जो भी हम पैसे रिकवर कर रहे हैं उनको प्रिसाइज अमाउंट में लिखना चाहिए, यानी कि उनकी अमाउंट जो है लिखनी चाहिए, नंबर में भी लिखनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें क्या कहते हैं? अगर मींस प्रॉफिट का है, अगर हम कोई अमाउंट मांग रहे हैं तो वो अमाउंट भी प्रिसाइसली, अप्रोक्सीमेटली, जो भी प्रिसाइसली, वो सब कुछ उसको लिखना चाहिए नंबर्स की फॉर्म में। यानी कि 1 लाख है तो 1 लाख, अगर आपका इंग्लिश में भी दावा है या उर्दू में है, तो अगर आप 1 लाख लिख रहे हो, 1 लाख को इस तरह भी लिखना है और आपने डिजिट्स में भी लिखना है, ठीक है। फिर रूल 3 क्या कहता है? रूल 3 में कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर स्यूट हो तो तब क्या होगा? इसमें कहता है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड दावा हो तो उसमें आपने प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि प्रॉपर्टी कैसी है, उसकी आइडेंटिटी वगैरह लिखनी है, उसका खसरा नंबर, बाउंड्री, सब कुछ, खसरा जो खतूनी नंबर जो होता है वो सब कुछ आपने अपने दावे में लिखना है, ठीक है। फिर और अगर ज़मीन कितनी है उसका रकबा वगैरह भी आपने लिखना है, और कहाँ पर वाक़या है वो चीज़ भी। रूल
रूल 4 में आ जाते हैं, वेयर प्लेंटिव स्यू एज रिप्रेजेंटेटिव। अगर जहाँ पर प्लेंटिव जो है एज अ रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो भी अपने मफाद और अपनी हैसियत को अपने दावे में सामने रख कर ही दावा करेगा। ठीक है। रूल 5 क्या कहते हैं, डिफेंडेंट इंटरेस्ट लाइबल टू बी शोन, यानी कि जो इंटरेस्ट वो मांग रहा है या डिफेंडेंट से या जो क्लेम वगैरह कर रहा है, तो वो अपने दावे में लिखेगा कि डिफेंडेंट को ये चीज़ करनी है और वो ये चीज़ क्लेम कर रहा है, और वो जो है डिफेंडेंट लाइबल है कि वो उसके डिमांड का जवाब दे। ठीक है, रूल 5 में ये कहता है। रूल 6 को देख लेते हैं। रूल 6 क्या कहते हैं, ग्राउंड ऑफ एक्सेप्शन फ्रॉम लिमिटेशन है, जहाँ पर लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो जाता है और प्लेंटिफ फिर भी कोर्ट में जो है दावा करता है, तो वो क्या करेगा, अगर उसको किसी तरह से एग्जेम्पशन हासिल है तो वो उसको लिखेगा। यानी फॉर एग्जांपल एक माइनर था, वो अभी बालिग हो गया है और बालिग होने के बाद जो है उसने दावा किया है और उसको पता ही नहीं था कि दावा करना है, तो अगर उसका वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया तो वो फिर क्या करेगा, इस चीज़ को वो एग्जेम्पशन पे कोर्ट में ये चीज़ कहेगा कि उसको पता ही नहीं था कि उसने दावा करना है। ठीक है, और वो बालिग हो गया था इसके बीच में, यानी कि ये जब यानी कि उस दौरान वो बालिग हो गया था और उसने दावा नहीं किया और लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया। ठीक है। फिर रूल 7 देख लेते हैं, रिलीफ टू बी स्पेसिफिकली स्टेटेड, यानी कि जो रिलीफ आप मांग रहे हो कोर्ट से, तो उस रिलीफ को आपने स्पेसिफिकली लिखना है, एक्सप्लेन करना है कि ये चीज़ डिफेंडर ने देनी है, और फिर उसका जो जवाब होगा वो डिफेंडर अपने रिटर्न स्टेटमेंट में देगा। ठीक है। फिर रूल 8 पे आ जाते हैं। रूल 8 कहता है कि रिलीफ फाउंडेड ऑन सेपरेट ग्राउंड, जहाँ पर बहुत सारे ग्राउंड्स हों, तो हर एक जो काज ऑफ एक्शन वगैरह राइज हो रहा है या जो क्लेम कर रहा है, तो उस हर एक सेपरेट या डिस्टिंक्ट ग्राउंड जिस ग्राउंड पे वो यानी कि काज ऑफ एक्शन राइज हो रहा है, उस चीज़ को वो स्पेसिफिकली अपने दावे में लिखेगा। ठीक है, रिलीफ मांगने के लिए हर चीज़ को वो एक्सप्लेन करेगा। रूल 9 क्या कहते हैं, प्रोसीजर ऑफ एडमिटिंग प्लेंट कंसाइज स्टेटमेंट, यानी कि जहाँ पर जब प्लेंट एडमिट हो जाए, ठीक है, प्लेंट एडमिट हो जाए, कोर्ट एडमिट कर दे कि प्लेंट को, तो वो क्या होगा, प्लेंट के अपना दावा तो देगा, साथ में वो अपने दावे के साथ जो डॉक्यूमेंट्स पे वो रिलाई कर रहा है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी देगा, और वो जो दावा देगा तो उसकी 2 कॉपीज़ एक्स्ट्रा दी जाएंगी, ताकि बाद में जो समन भेजा जाएगा डिफेंडेंट को, उसमें से एक कॉपी उसको भेज दी जाए, और समन का ड्राफ्ट फॉर्म भी दिया जाएगा, और समन भेजने की फ़ी भी कोर्ट में जमा करा दी जाएगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं रूल 10 पे। रूल 10 जो इम्पोर्टेंट रूल है, रिटर्न ऑफ प्लेन। कोर्ट रिटर्न ऑफ प्लेन, कोर्ट कंप्लेंट रिटर्न करती है। क्या कोर्ट जो है किसी भी स्टेज ऑफ द स्यूट पे, किसी भी स्टेज ऑफ द स्यूट पे प्लेन को रिटर्न कर सकती है। किस बेस पे करती है, जब कोर्ट को पता चले कि उसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। ठीक है, ये जो स्यूट उसके पास दायर किया गया उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो किसी भी स्टेज ऑफ द स्यूट में जो है वो प्लेन को रिटर्न कर सकती है। जब वो रिटर्न करेगी, उसका प्रोसीजर क्या है कि जज जो है जिस डेट पे अपने ऑर्डर में जिस डेट पे दावा प्रेजेंट किया था वो भी डेट लिखी जाएगी, और जिस डेट पे वो रिटर्न कर रहा है वो डेट भी लिखेगा, नेम ऑफ द पार्टीज भी लिखेगा, और वो रीज़न भी रिकॉर्ड करेगा कि किस वजह से वो दावे को रिटर्न कर रहा है, वापस भेज रहा है। ठीक है। फिर रूल 11 पे आ जाते हैं। रूल 11 कहता है रिजेक्शन ऑफ प्लेन। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है पेपर्स में और इंटरव्यू में भी ज़्यादातर पूछते हैं ये। ठीक है, रिजेक्शन ऑफ प्लेन, कि कोर्ट कब रिजेक्शन ऑफ प्लेन करती है, जिसको जहाँ पर काज ऑफ एक्शन जो है डिस्क्लोज ना हो, यानी कि सही तरीके से काज ऑफ एक्शन को लिखा ना गया हो। दूसरा जो पॉइंट है, जो रिलीफ मांग रहा है वो अंडर वैल्यू हो। ठीक है, अंडर वैल्यू हो, और वो जो कोर्ट उसको एक स्पेसिफिक टाइम दे प्लेंटिफ को कि वो अपने दावे को ठीक करे, उसकी वैल्यूएशन ठीक करके लाए। जब अगर वो फेल हो जाए ठीक करने में, तो कोर्ट उसका जो दावा है उसको रिजेक्ट कर देगी। फिर दूसरा क्या कहता है, रिलीफ जो मांग रहा है वो
प्रॉपरली वैल्यू है लेकिन इनसफिशेंट स्टैम्प पेपर पे लिखी गई है, यानी कि जो स्टैम्प पेपर इस्तेमाल किया गया है या जो कागज़ वगैरह इस्तेमाल किया गया है वो जो है उसके लिए ठीक नहीं था, तो कोर्ट उसको टाइम देगी कि इसको सफिशेंट स्टैम्प पेपर पे लिख के लाओ। अगर वो नहीं करके लाता, वो फेल हो जाता है, तो कोर्ट क्या करेगी, उसके दावे को रिजेक्ट करेगी। या जो नेक्स्ट थर्ड जो फोर्थ जो है, फोर्थ में क्या कहता है कि द सूट अपीयर फॉर द स्टेटमेंट इन द प्लेन टू बी बार्ड बाय एनी लॉ, यानी कि कोई स्टेटमेंट अपने प्लेन में ऐसे लिखी गई है जो कि बार्ड बाय लॉ है, लॉ ने उसको बार्ड किया है, ठीक है, रोका हुआ है ऐसी किसी स्टेटमेंट को लिखने से। फिर रूल 12 पे आ जाते हैं। रूल 12 में क्या कहता है, प्रोसीजर और रिजेक्शन प्लेन, जहाँ पर प्लेंट अगर उस दावे को रिजेक्ट करती है रूल 11 के अंदर, तो रूल 12 के अंदर उसका रीज़न रिकॉर्ड करेगी अपने ऑर्डर में, ठीक है, अपना ऑर्डर जब बनाएगा उसमें रीज़न रिकॉर्ड करेगा। फिर रूल 13 क्या कहता है, रूल 13 कहता है अगर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो गया है रूल 11 के अंदर, तो ये उस ग्राउंड के ऊपर जो है प्लेंटिफ को इस बात से नहीं रोका जाएगा कि वो अपना कोई फ्रेश दावा उसी काज ऑफ एक्शन पर लेकर आए। यानी इसमें सिंपल क्या कहा हुआ है कि उसी काज ऑफ एक्शन पे फ्रेश प्लेंट ला सकता है डिफेंडेंट, प्लेंटिफ अपना फ्रेश प्लेंट ला सकता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, मुझे फीडबैक लाजमी दें। इसके आगे जो रूल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।